नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर रही भारत की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार जीत। बात करेंगे फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की भी, जिसमें आज सात्विक चिराग की जोड़ी फाइनल खेलने उतरेगी। वहीं नजर डालेंगे फुटबॉल जगत से जुड़ी खबरों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। सबसे पहले बात क्रिकेट की। भारत ने धर्मशाला टेस्ट को एक पारी और 64 रन से जीत लिया। इस तरह टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया। सीरीज में अपने बल्ले से 712 रन बटोरने वाले भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। धर्मशाला टेस्ट में पहले ही दिन से फ्रंट सीट पर विराजमान रोहित शर्मा एंड कंपनी ने आखिरकार तीसरे दिन ही इंग्लिश किले को ढेर कर दिया। भारत ने धर्मशाला टेस्ट को पारी और 64 रन से जीतकर 5 मैच की सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया। सीरीज में भारतीय रणबांकुरों का दमखम तो पहले दिन से ही दिख रहा था। तीसरे दिन भारत ने अपने दूसरे दिन के स्कोर 8 विकेट पर 473 रन से आगे खेलना शुरू किया और टीम की पहली पारी 477 पर समाप्त हो गई। इस बीच इंग्लिश तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने कुलदीप यादव का विकेट निकाल टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट पूरे किए। ऐसा करने वाले वो पहले तेज गेंदबाज भी रहे। लेकिन पहली पारी के आधार पर भारत ने इंग्लैंड पर 259 रन की मजबूत बढ़त हासिल की। इतनी बड़ी बढ़त का दबाव इंग्लिश टीम की दूसरी पारी पर साफ दिखा और इंग्लैंड की टीम ने महज 36 रन के स्कोर पर अपने 3 विकेट गंवा दिए, जहां एक बार फिर भारतीय स्पिनर आर अश्विन का बेहतरीन अंदाज नजर आया। हालांकि इसके बाद जॉनी बेस्टो और जो रूट ने पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। दोनों के बीच 56 रन की साझेदारी हुई, लेकिन 39 के स्कोर पर बेस्टो को कुलदीप यादव ने एलबीडब्ल्यू कर भारत को चौथी सफलता दिला दी। इस पार्टनरशिप के टूटने के बाद इंग्लिश टीम की पारी एक बार फिर लड़खड़ा गई और पूरी टीम दूसरी पारी में 195 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए। वैसे इस पूरी सीरीज में भारतीय टीम का दमखम नजर आया। भारत ने हैदराबाद में पहला टेस्ट मैच हारने के बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले को 106 रन से जीता, तो वहीं तीसरे टेस्ट को 434 रन से अपने नाम किया। वहीं रांची में खेले गए चौथे टेस्ट को टीम ने 5 विकेट से अपने नाम किया। वैसे ये सीरीज टीम इंडिया के लिए यादगार इसलिए भी है क्योंकि इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और सरफराज खान का युवा जोश दिखा, तो वहीं रोहित शर्मा, आर अश्विन और कुलदीप का अनुभव रंग लाया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई ये टेस्ट सीरीज कई मायनों में ऐतिहासिक रही। एक नजर डालते हैं इस सीरीज में बने कुछ अनोखे रिकॉर्ड्स पर। टीम इंडिया ने धर्मशाला में इंग्लैंड को पटखनी देते हुए टेस्ट सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया। सीरीज का पहला मैच गंवाने के बाद भारतीय टीम ने जोरदार वापसी करते हुए लगातार 4 टेस्ट मैचों में जीत का स्वाद चखा। इस सीरीज में कई बड़े रिकॉर्ड्स टूटे तो कई नए कीर्तिमान भी स्थापित हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच इस टेस्ट सीरीज में रनों का अंबार तो लगा ही, साथ ही जमकर चौके और छक्कों की बरसात भी हुई। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में दोनों टीमों ने मिलकर कुल 101 छक्के लगाए। टेस्ट क्रिकेट में ये पहला मौका है जब किसी एक सीरीज में 100 से ज्यादा छक्के लगे हों। हालांकि इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का बोलबाला रहा और टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कुल 72 छक्के जड़े। वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 29 छक्के लगाए। यशस्वी जायसवाल ने भारत की ओर से सर्वाधिक 26 छक्के जमाए। धर्मशाला में 5वां टेस्ट जीतते ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों की बराबरी कर ली। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहला टेस्ट हारने के बाद अब तक 3 ही टीमों ने जबरदस्त वापसी करते हुए बाकी के 4 मुकाबले जीते हैं। कुल मिलाकर ऐसा 4 बार हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार ऐसा किया है और इंग्लैंड और भारत ने एक बार ऐसा प्रदर्शन किया है। इस सीरीज से पहले पिछली बार ऐसा 112 साल पहले इंग्लैंड ने किया था। इससे पहले साल 1912 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए इस काम को अंजाम दिया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
अब बात करते हैं रणजी फाइनल की। रणजी फाइनल में मुंबई और विदर्भ के बीच मुकाबला जारी है। विदर्भ ने टॉस जीतकर आज पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई की टीम पहली पारी में 224 रन बनाकर आउट हुई। मुंबई के लिए सर्वाधिक 75 रन शार्दुल ठाकुर ने बनाए, वहीं पृथ्वी शॉ ने 45 रन की पारी खेली। विदर्भ की ओर से हर्ष दुबे और यश ठाकुर ने 3-3 विकेट लिए। ताजा समाचार मिलने तक विदर्भ ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन बना लिए हैं। शारजाह में चल रहे डेफ क्रिकेट T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला लगातार हो रही बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका। मैच रद्द होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय डेफ क्रिकेट कमेटी ने दोनों टीमों को 1-1 अंक देने का फैसला किया। मैच रद्द होने के बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने मैच को लेकर क्या कहा, हमारे संवाददाता शरद मुदगल की ये खास रिपोर्ट। बदर T20 विश्व कप में होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था, लेकिन बारिश के कारण इस मैच को रद्द कर दिया गया। मैच रद्द होने के बाद DICC ने भारत और पाकिस्तान दोनों की टीमों को 1-1 अंक देने का फैसला किया। मैच रद्द होने के बाद कप्तानों ने क्या कहा, देखते हैं। मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया, क्या सोचती हैं आप इसके बारे में? इस मैच को लेकर हम बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे एवं हमने सोचा था कि आज का जो मैच है काफ़ी दोस्ताना एवं रोमांचक होगा, लेकिन बारिश के शुरू होने के बाद यह संभव भी नहीं हो पाया। हमने बहुत देर तक इसका इंतजार किया कि बारिश बंद होगी तो मैच होगा, बारिश बंद होगी तो मैच होगा, लेकिन बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया। हम इसको काफ़ी मिस कर रहे हैं। सेम हम भी बहुत दिनों से इसकी प्लानिंग में थे और इंतजार कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक काफ़ी दोस्ताना माहौल में एक रोमांचक मुकाबला हो, ताकि सभी खिलाड़ियों में एवं लोगों में भी बहुत साथ एक अच्छा मैच देखने के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे थे। तो दोनों टीमों के बीच एक अच्छा मैच होता। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब इस हफ्ते का विशेष संवाद। भारतीय पैरा स्विमर सुयश जाधव ने पेरिस पैरालंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया। सुयश ने पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई में S7 कैटेगरी में कोटा हासिल किया। DD न्यूज के साथ खास बातचीत में सुयश ने बताया कि पेरिस पैरालंपिक के लिए उनकी तैयारियां सही दिशा में हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय पैरा स्विमर सुयश यादव, जिन्होंने 50 मीटर बटरफ्लाई S7 कैटेगरी के लिए पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। सुयश, बहुत बहुत बधाई आपको पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए। कितना मुश्किल रहा आपके लिए क्वालिफिकेशन A मार्क अचीव करना? एक्चुअली मेरा ये तीसरा पैरालंपिक्स है। सो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जब 2016 में मैंने क्वालिफाई किया था एंड देन अगेन 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में क्वालिफाई किया। सो मतलब हर एक कंपटीशन में जैसे ही आगे जाते हैं हम लोग बढ़ते इम्प्रूवमेंट करते हैं। सो अकॉर्डिंगली टारगेट भी क्वालिफिकेशन टाइम और क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड जो होते हैं वो और भी ज्यादा टफ हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली इट वाज क्वाइट टफ फॉर मी, बट आई क्वालिफाइड। या और पैरालंपिक में हिस्सा लेना किसी भी पैरा एथलीट के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। किस तरह की आपकी तैयारियां हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं अगर हम बात करें पेरिस 2024 की? मैं फ्रॉम 2007 से लेके आज तक खेल रहा हूँ। मैं 2007 में मैंने स्विमिंग स्टार्ट की और तब से लेके आज तक मैं खेल रहा हूँ। और ये स्पेशली पेरिस का जो प्रिपरेशन है उसके लिए मैं लास्ट ईयर जो एशियन गेम हुआ उससे ही मेरा प्रिपरेशन चल रहा था। और उसका प्रिपरेशन मेरा फ्रॉम अप्रैल टू टिल द पेरिस पैरालंपिक्स में साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता हूँ। सो टिल द पेरिस मेरा ऐसे प्रिपरेशन प्लान है।
बिल्कुल। और अगर हम नजर डालें भारत के पैरा एथलीटों के प्रदर्शन पर, बात चाहे टोक्यो पैरालंपिक की करें, एशियन पैरा गेम्स की करें, स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ उनके प्रदर्शन में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। तो किस तरह की आपको उम्मीद है इंडियन कंटिंजेंट से पेरिस पैरालंपिक में? 2016 में मैं फर्स्ट रियो पैरालंपिक्स में गया था। उस टाइम पे इंडिया को चार ही मेडल मिले थे, 4-5 ऐसे कुछ मेडल मिले थे। उसके बाद टोक्यो में गया, वहां पे 19 मेडल मिले। सो ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट और परफॉर्मेंस आ रहा है। सो आई होप ये पेरिस में इससे भी और अच्छा परफॉर्मेंस आ जाएगा, स्विमिंग में, एथलेटिक्स में और बाकी जो भी जितने भी इवेंट है उसमें और अच्छे से परफॉर्मेंस आ जाएगा और इंडिया को मेडल्स जीतेंगे। एंड ये सबसे इसका क्रेडिट जो है वो हमें जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ये जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उनको मैं पूरा इसका ये देना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल। हम देखते हैं किस तरह से भारत सरकार समर्थन दे रही है खिलाड़ियों को। खेलो इंडिया स्कीम की बात करें, टॉप स्कीम की बात करें, आप भी टॉप्स एथलीट है, किस तरह से देखते हैं आप टॉप्स की भूमिका खिलाड़ियों के लिए? टॉप्स में ना कि सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, दे आर गिविंग 50,000 पर मंथ, 50,000 रुपीज पॉकेट मनी। उसके बाद आप अगर अब्रॉड ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हो तो वहां पे जाके वहां पे भी आपको वो फैसिलिटीज देते हैं। वहाँ के जो भी एक्सपेंसेस है, फैसिलिटीज है, वो आप ये कर सकते, ले सकते हैं। उसके बाद फिजियो, मेश्योर, उसके बाद आपको जो भी रिक्वायर आपके इक्विपमेंट्स है, स्विमिंग के हो या कोई भी गेम हो, उसके इक्विपमेंट है, वो भी आपको मिल जाते हैं। सो मतलब ऐसे कोई चीज नहीं है कि जो रिलेटेड टू योर स्पोर्ट्स, ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको नहीं मिल सकती है टॉप से। तो ये सारी चीजें हम लोग टॉप्स के थ्रू ले सकते हैं, ले रहे हैं फैसिलिटीज। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि पेरिस पैरालंपिक में आप शानदार प्रदर्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बात करते बैडमिंटन की। 2024 के पेरिस ओलंपिक से पहले पेरिस में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिताबी मैच खेलेगी। आज होने वाले फाइनल मैच में सात्विक चिराग की जोड़ी का सामना चीनी ताइपे की जोड़ी से होगा। शनिवार की देर रात खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल में सात्विक चिराग की जोड़ी ने कोरियाई जोड़ी को 21-13, 21-16 के अंतर से मात दी थी। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत के युवा शटलर लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा। शनिवार की देर रात खेले गए अंतिम 4 के मुकाबले में लक्ष्य को थाईलैंड के कोनलावत विदितसरन ने 20-22, 21-13, 21-11 से हरा दिया। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुने जाने के बाद 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि वे देश में पैरा खेलों के विकास को लेकर काम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं पीसीआई के नवनियुक्त अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया जी। नई जिम्मेदारी मिली है आपको, एक खिलाड़ी को एक बार फिर पीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है। इस जिम्मेदारी को आप किस तरीके से देखते हैं? उसमें बहुत काम करने की जरूरत है हमें, और जितने भी हमारे लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश में, हर डिस्ट्रिक्ट में पैरा स्पोर्ट्स को हम डेवलप करेंगे। जूनियर प्रोग्राम चलाने बहुत ज़रूरी है। जूनियर प्रोग्राम चलाएंगे ताकि हमारे 2028 और जो 32 ओलंपिक पैरालंपिक्स है उसमें एथलीट हमारा अच्छा परफॉर्मेंस देश के। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी है जो है चुरू से टिकट देकर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये उन 7 करोड़ दिव्यांगों का सम्मान है, एक किसानों का सम्मान है जो किसान के बेटे को टिकट दी है, और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का ये सम्मान है और युवाओं का सम्मान है। सर, विकसित भारत का जो एक संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको साकार करने की दिशा में एक पैरा स्पोर्ट्स पर्सन और एक पीसीआई के अध्यक्ष होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारियां और क्या जो है प्रतिबद्धता होगी? विकसित भारत संकल्प जो है हमारा, उसमें 2047 तक हम भारत को विकसित बनाएंगे, और कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूँ उस कड़ी में ही प्रधानमंत्री जी ऐसे निर्णय लेते हैं, शीर्ष नेतृत्व ऐसा निर्णय लेता है कि ऐसे लोगों को लाया जाए जिन्होंने ज़िंदगी में संघर्ष किया हो, जितने संघर्ष देखा हो और जिनमें काबिलियत हो। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को देख करके मेरे जैसे व्यक्ति को
मेरी लाइफ में या मेरी परिवार में कभी किसी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो मेरे जैसे व्यक्ति को लाना ये दर्शाता है कि अब भारत जरूर विकसित बनेगा। सर, इस साल पैरालंपिक हैं, पिछले जो प्रदर्शनों को हम देखें तो खिलाड़ी लगातार शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस बार क्या लक्ष्य होगा हमारे पीसीआई के नए अध्यक्ष का, खिलाड़ियों का से क्या उम्मीद होगी? जो मैनेजमेंट का मुझे काम मिला है, जिम्मेवारी मिली है, उसके लिए मुझे अच्छा काम करना है और हमारा लक्ष्य रहेगा पेरिस में कम से कम हम 30 से ज़्यादा मेडल जीते। ये थे देवेंद्र झांझरिया जी, जिन्होंने पीसीआई के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है और इनकी कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये पैरालंपिक खेलों के विकास के लिए देश भर में मुहिम चलाएं, ताकि दूर दराज गाँव से जुड़े हुए खिलाड़ियों को वो मंच मिल सके जिनका वो इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन राधे श्याम के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की पूर्व अध्यक्ष दीपा मलिक का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों का अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का असर ओलंपिक की पदक तालिका में नजर आया है। बहुत बड़ा धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को, क्योंकि पिछले गए 8 वर्षों में हमने देखा है कि जो तरक्की हुई है, 2012 में अगर मैं कहूँ तो हमारा मात्र 1 ही मेडल था, लेकिन 2016 में 4 हुए और फिर 2020 में पैरालंपिक में हमारे मेडल 19 हो गए, जबकि रियो में मात्र 19 खिलाड़ी खेलने गए थे और टोक्यो में हमने, ये चमत्कार खाली हमारे कार्यकाल का नहीं रहा है, ये चमत्कार उन पॉलिसीज़ का रहा है जिसे सरकार ने बनाई है हमारी पैरा खेलों के लिए। अब आप देखिए कितने नए पैरा एक्सीलेंस सेंटर बन गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूसिव बनाया जा रहा है, एक्सेसिबल बनाया जा रहा है। इटली में साल 2026 के विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स आयोजित होंगे। ऐसे में इटली के लोगों के उत्साह को इन खेलों के प्रति बढ़ाने और इस दिशा में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए इन खेलों के मैस्कट मीलो और टीना ने इटली के मिलान शहर का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। इनसे मिलिए, ये है मीलो और टीना। दोनों इन दिनों इटली के मिलान शहर के दौरे पर हैं और इसकी वजह है 2026 में इटली में होने वाला विंटर ओलंपिक गेम्स। ये दोनों इन गेम्स के मैस्कॉट हैं और आजकल विंटर गेम्स के मेजबानी स्थल का दौरा कर इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी तैयारियां अपनी जगह पर समय से पूरी हों। वैसे 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम्स 2 मुख्य स्थलों पर आयोजित होंगे, पहला मिलान और दूसरा कॉर्टिना डी एम्पोज़ा। वैसे इटली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ओर से इस बात की चेतावनी भी मिल चुकी है कि विंटर गेम्स को लेकर चल रही उसकी कुछ तैयारियां समय से पीछे हैं। ऐसे में समय पर कार्य को पूरा कराना आयोजकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस सब के बीच कार्यस्थल पर टीना और मिलो का पहुंचना यहां कार्य कर रहे लोगों में जोश का एक नया संचार कर गया है। इन दोनों ने जहां एक और कार्यस्थल पर काम कर रहे लोगों को काम में तेजी लाने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर काम कर रहे लोगों में इन दोनों के साथ सेल्फी लेने की होड़ भी देखने को मिली। कुल मिलाकर इस पूरी कवायद का मकसद बस यही था कि टीना और मिलो के माध्यम से इटली के लोगों को इन खेलों के प्रति जागरूक किया जाए, साथ ही साथ निर्माण कार्य में लगे वर्करों के जोश को भी ऊंचा रखा जाए। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद स्वागत है। कारगिल वॉर हीरो मेजर डीपी सिंह भारत के पहले ब्लेड रनर हैं। मौत को मात देने वाले डीपी सिंह कारगिल युद्ध में अपना एक पैर खो चुके हैं। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये 26 से भी अधिक मैराथन दौड़ चुके हैं। मेजर डीपी सिंह से बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने।
दिल में कुछ कर गुजरने की हसरत होती है तो हर मुश्किल बौनी साबित होती है। इस वक्त हमारे साथ हैं मेजर डीपी सिंह। डीपी सिंह एक करगिल वॉर हीरो हैं। युद्ध में अपना पैर गंवाने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज इनके नाम तमाम उपलब्धियां दर्ज हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके अब तक के सफर के बारे में। मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। सर, ये बताइए, करगिल वॉर में आपने एक अपना पैर गंवा दिया, कई उतार चढ़ाव देखे आपने, किस तरीके की शुरुआत रही, कहाँ से प्रेरणा मिली? शुरुआत जो हुई थी वो डॉक्टर साहब ने युद्ध में डिक्लेयर डेड कर दिया था और वो एक तरीके से नया जीवन शुरू हुआ। अब उस नए जीवन में जो उपलब्धियों की शुरुआत हुई थी वो 2009 में जब मैं पहली बार नकली टांग से भागा था मैराथन, तो भारत का पहला एम्पुटी मैराथनर बन गया था। फिर उसके बाद ब्लेड रनिंग शुरू हुई 2011 में। फिर उसके बाद 2018 में एशिया का पहला ऐसा डिसेबल स्काई डाइवर बना मैं, और जो लेटेस्ट है अभी 2023 में एशिया का पहला ऐसा डिसेबल इंसान बना जो हवाई जहाज उड़ा के आ गया। आप संभवतः देश के पहले ब्लेड रनर हैं। आप 26 से ज़्यादा मैराथन दौड़ चुके हैं। आपने ब्लेड रनिंग ही क्यों चुनी? देखिए, जब मैं 2007 में सेना से निवृत्त हुआ था तो बाहर आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो आम जनता का नज़रिया डिसेबल लोगों की तरफ है वो एक बड़ा संकुचित और नकारात्मक नज़रिया है, जिसमें वो कर्मों के खेल के साथ डिसेबिलिटी को जोड़ देते हैं। तो मेरे जैसा जो डिसेबल सोल्जर है वो कहाँ उसको कर्मों के पाप के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो एज ए सैनिक मैंने ये सोचा कि मुझे इस नज़रिए को बदलने के लिए ग्राउंड के ऊपर कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जिससे मुझे भी महसूस हो कि हाँ, डिसेबिलिटी सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे आपकी सोच है अगर नकारात्मक, तो उससे बड़ी डिसेबिलिटी कुछ नहीं हो सकती। आपकी इंजरी के बाद जब ज़िंदगी पटरी पर लौटी तो उसके बाद आपने कोई संस्था भी शुरू की। आप जो डिसेबल लोग हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी को आम पटरी पर लाने के लिए काम करते हैं, उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा करते हैं। किस तरीके का काम करते हैं और कैसे आप लोगों को जोड़ते हैं? 2009 में मैं पहली बार भागा था नकली टांग से और अकेला ऐसा व्यक्ति था एम्पुटी जो मैराथन भागा था। फिर 2011 में मैं ब्लेड से भागा तो मुझे पता चला कि जो आर्टिफिशियल लेग हैं, प्रोस्थेसिस हैं, उनके साथ कितनी समस्याएं हैं। उनके साथ जो ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। और अगर कुछ बेहतर लिम्ब या आप सपोर्ट की डिमांड करते हैं तो वो मिलता नहीं था, क्योंकि मेरे जैसे बहुत कम व्यक्ति थे जो एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ करते थे। तो मैंने दो चीज़ों को ध्यान में रखा कि एक तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपनी तरह मेंटेन करने के लिए उनका अंदर ये जज्बा जगाना ज़रूरी है, और जज्बा जगाने का सबसे बढ़िया तरीका आता है ग्राउंड पे आके खेलो। तो हम फिज़िकल एक्टिविटी, रनिंग या किसी भी तरह के स्पोर्टिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस तरफ बहुत कुछ कर रही है। पैरालंपिक्स के हर तरीके के ज़मीनी तौर पे ग्राउंड पे जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी हो रही है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जो है हमारे डिसेबल लोग हैं उनको एक नया नाम दिया है दिव्यांग। जब से ये शब्द प्रचलन में आया तब से किस तरीके का आत्मविश्वास बढ़ा है दिव्यांगजनों में और आम जनता में, नज़रिया किस तरीके से बदला है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा ये मानना है कि एक अच्छे इंटेंट से ये नाम दिया गया है, इससे सोच में परिवर्तन तो आता ही है। मेजर डीपी सिंह देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा हर काम जो मैं सोचता हूँ और करता हूँ उसमें एक ध्यान रखता हूँ चीज़ को कि मेरे उस कार्य से तिरंगे की शान पे आँच नहीं आनी चाहिए, तिरंगे की शान बढ़नी चाहिए। तो मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ ये सोच के मेरा कार्य होता है। तो आप भी ये मत सोचिए कि देश आपके लिए क्या कर रहा है, बल्कि ये सोचिए कि आप देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये थे मेजर डीपी सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में आज जो दिव्यांग लोग हैं उनके प्रति लोगों का नज़रिया बदला है। सरकार उन लोगों के प्रति एक अलग पॉजिटिव रवैया अपना रही है ताकि उनका एक सर्वांगीण विकास हो सके। कैमरामैन कमलेश के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़। और इस सप्ताह की प्रमुख खेल खबरों पर, और फिलहाल हम सीधे चलते हैं बीजेपी की प्रेस वार्ता में जहां कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में नियमित रूप से भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं,
उसी प्रकार से राज्यों में भी रोज के रोज हर राज्य में राजनीतिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी परिवार में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर 400 पार का जो नारा है वो हर जुबान पे है, उसी तरीके से उसी को चरितार्थ करते लोग भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। आज हम लोगों के साथ तेलंगाना के हमारे कई वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता जो हम लोगों के साथ शामिल हो रहे हैं, मैं एक बार उनका परिचय आप लोगों के साथ करा दूं। सबसे पहले श्री गोडाम नगेश जी एक्स मिनिस्टर हैं और बीआरएस में एक्स एमपी भी रहे हैं, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। साथ ही में श्री सैदी रेड्डी जो कि हजूर नगर से एमएलए रहे हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये भी बीआरएस से है। प्रोफेसर सीतारमन नायक जी जो कि एक्स एमपी महबूबाबाद से, यह भी आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हम प्रोफेसर साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वो भी बीआरएस से हैं, तो वो भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। साथियों, श्रीनिवास गोमेस जी आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, हम उनका स्वागत करते हैं। वह कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े हैं, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी शामिल कर रहे हैं में हो रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्री जलगांव वेंकट राव जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप 2 बार के विधायक हैं, एमएलए हैं, और आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि आप वहाँ के मुख्यमंत्री जलगांव वेंकट राव रेड्डी वेंगल राव रेड्डी जी, हाँ वेंगल राव जी हैं, वे भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। उनके पिताजी वेंगल राव जी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं जो हमारे मंचासीन और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हम लोगों के मध्य हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे संसदीय बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण जी हम लोगों के बीच में हैं, हम उनका भी आज इस कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी हम लोगों के मध्य हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुधाकर जी जो हमारे तमिलनाडु के सह प्रभारी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और महेश्वर रेड्डी जी हमारे साथ हैं, जो कि हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं एक एक करके अपने मंचासीन नेताओं से आग्रह करूंगा कि श्री गोडाम नगेश जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची और पटका देकर उनको पार्टी में विधिवत शामिल करें। मैं बोलता मैं तरुण चुग जी और लक्ष्मण जी से आग्रह करूंगा सैदी रेड्डी जी को भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें। बहुत बहुत सैदी रेड्डी जी का भी स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। मेरा आदरणीय तरुण चुग जी और लक्ष्मण जी से आग्रह है कि प्रोफेसर सीतारमन नायक जी को भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें। श्री श्रीनिवास गोमेस जी को भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची के लिए मैं आग्रह करता हूं कि तरुण चुग जी और लक्ष्मण जी का स्वागत करें पार्टी में। आइए तरीके से बैठो, मैं बोलता कोई बात नहीं। श्रीनिवास गोमेस जी को भी Srinivas Gomase is former AICC member, State General Secretary. He contested reserved seat from very big name Congress in scheduled caste in Telangana. Very big name.
जलगांव वेंकट राव जी को भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए मैं आग्रह करूंगा, लक्ष्मण जी को और तरुण चिक जी को। अच्छा ग्रुप फोटो आइए भैया एक बार सब लोग आ जाइए। अपनी अपनी मेंबरशिप आप सुधाकर आइए सर, आप लोग आइए, आपके फोटो ना वेलकम ముందు పెట్టు बस चलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी गारी नायकत्వం వర్ధిల్లాలి। चलो बात मेरा भारतीय जनता पार्टी के तो आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तेलंगाना के 3 वरिष्ठ नेता। और आइए शुरुआत करेंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में करीब 42,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। देश भर में 15 हवाई अड्डों के नए टर्मिनल भवनों का भी किया